जर्मनी आज यूरोप का एक पावर हाउस है। लेकिन सोचिए, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब जर्मनी का आइडिया ही बस एक सपना लगता था, जो कई टुकड़ों में बिखरा हुआ था। तो चलिए आज देखते हैं कि ये सपना हकीकत कैसे बना। 19वीं सदी की शुरुआत में जर्मनी का नक्शा किसी पहेली जैसा था। कोई एक देश नहीं था, बल्कि छोटी बड़ी रियासतों का एक जाल सा बिछा हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि इस बिखराव को एक कैसे किया जाए। 39। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हैं 39 अलग अलग सरकारें, अलग कानून और अलग पहचानें। यही वो चुनौती थी जिससे पार पाना था एक राष्ट्र बनाने के लिए। और उन्हें एक ऐसी मजबूत शक्ति में कैसे बदला जाए जिसकी दुनिया में अपनी एक जगह हो। यही वो पहेली है जिसे आज हम हल करने वाले हैं। देखिए, एकता की ये जो चाह थी ना, वो कोई रातों रात नहीं जागी थी। नेपोलियन ने जो लड़ाइयां लड़ी, उसने अनजाने में ही जर्मन लोगों के बीच राष्ट्रवाद की एक चिंगारी सुलगा दी थी। वो एक जैसी पहचान चाहते थे, एक साथ मिलकर खड़े होना चाहते थे। लेकिन सपनों को हकीकत बनाने के लिए एक आर्किटेक्ट की जरूरत होती है। और यहां एंट्री होती है ओटो वॉन बिस्मार्क की, एक ऐसा इंसान जिसकी जिद और राजनीतिक समझ ने यूरोप का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। बिस्मार्क का पूरा फलसफा, उनकी सोच बस इसी एक दमदार लाइन में सिमट जाती है। उनका मानना था कि एकता मीठी मीठी बातों से नहीं, बल्कि ताकत के दम पर आएगी। तो इसका मतलब क्या था इस खून और लोहे का? ये एक बहुत सीधी और असरदार स्ट्रैटेजी थी। खून का मतलब था सेना, यानी मिलिट्री पावर, और लोहा मतलब देश की इंडस्ट्री की ताकत। बिस्मार्क का मैसेज एकदम क्लियर था, एकता बहस से नहीं, एक्शन से आएगी। तो बिस्मार्क ने इस फिलॉसफी को हकीकत में कैसे बदला? जवाब है 3 बहुत ही सोचे समझे युद्धों के जरिए। हर युद्ध अपने आखिरी लक्ष्य की तरफ एक कदम था। ये था उनका सीधा साधा 3 स्टेप प्लान। सबसे पहले 1864 में डेनमार्क, उसके बाद 1866 में ऑस्ट्रिया और आखिर में 1870 में फ्रांस। हर जंग एक सोची समझी चाल थी। देखिए, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया पर जो जीत मिली ना, उससे उत्तरी जर्मन राज्य प्रशिया के झंडे के नीचे आ गए। हर लड़ाई ने एक कॉमन दुश्मन खड़ा किया, जिससे जर्मन राष्ट्रवाद की भावना और भी ज्यादा भड़क उठी। लेकिन असली गेम चेंजर थी फ्रांस पर जीत। एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ मिली इस शानदार जीत ने दक्षिण के जर्मन राज्यों को भी यकीन दिला दिया कि एक संयुक्त जर्मनी में ही भविष्य है। अब पहेली के सारे टुकड़े जुड़ रहे थे। और बस इसी के साथ हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, जर्मन साम्राज्य का जन्म। साल था 1871 और जगह वर्साई का महल, जो कभी फ्रांस की ताकत का प्रतीक था। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। जर्मनी ने अपने नए साम्राज्य का ऐलान उसी जमीन पर किया जिसे उसने कुछ ही वक्त पहले जीता था। तो इस ऐलान के साथ ही जर्मनी ऑफिशियली एक देश बन गया। प्रशिया के राजा विल्हेम प्रथम को पहले जर्मन सम्राट का ताज पहनाया गया, और ये सब फ्रांस की धरती पर हुआ, जो अपने आप में एक बहुत पावरफुल मैसेज था। सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव था। कुछ ही दशकों के अंदर 39 बिखरे हुए राज्य यूरोप की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन चुके थे। बिस्मार्क की खून और लोहे की नीति ने एक देश तो बना दिया, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ दिया। जब किसी राष्ट्र का जन्म ही संघर्ष से होता है, तो ये चीज उसके भविष्य को कैसे आकार देती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास आज भी दे रहा है।